21 मार्च 2013 वाइस काउंटी टेक्सास में पुलिस ऑफिसर रूटीन चेकअप कर रहा था जब उसे एक गाड़ी पर शक हुआ। उसने इस गाड़ी को रोका। उसे नहीं पता था कि इस गाड़ी में वायलेंट प्रिजन गैंग का एक मेंबर इवन स्पेंसर था। 2 मंथ पहले इवन को गलती से जेल से रिहाई मिली क्योंकि उसके कोर्ट रिकॉर्ड्स में कुछ मसला आ गया था। इस टाइम के दौरान ही उसने किसी गार्ड को मारकर उसकी पिस्टल और यूनिफॉर्म चुराया। यूनिफॉर्म पहनने के बाद वो टॉम क्लेमेंट्स के घर गया जो कोलोराडो डिपार्टमेंट का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था। जब टॉम ने दरवाजा खोला तो उसे चेस्ट में गोली मारकर मार दिया। Shocking overnight murder of the head of Colorado's prison system. Tom Clements was gunned down as he answered the front door of his Monument home last night. Air Tracker 7 was over the home this morning. Investigators are searching the area for clues and they are talking to neighbors. इस शूटिंग के 2 दिन बाद इवन की गाड़ी को रोका गया। जैसे ही पुलिस ऑफिसर उतरकर उसकी गाड़ी की तरफ गया तो इवन ने उसे 3 बुलेट्स मारी, 2 चेस्ट में और 1 सर में। ऑफिसर्स 3 बार बुलेट खाने के बाद भी बच गया। उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बताया कि उस पर कई गोलियां चलाई गईं और फिर वो गाड़ी वहां से तेजी से चली गई। कुछ टाइम बाद वहां लोगों ने उस पुलिस ऑफिसर को रेस्क्यू किया और एम्बुलेंस जल्द ही सीन पर पहुंच आई। उसे हॉस्पिटल ले जाने के बाद दूसरे ऑफिसर्स उस गाड़ी का पीछा करने लगे। एवन गाड़ी 100 की स्पीड से चला रहा था और साथ ही साथ लॉ इन्फोर्समेंट पर शूट भी कर रहा था। एक टाइम पर एवन ने अपनी गाड़ी से धुआं बाहर निकाला ताकि ऑफिसर्स को उसकी गाड़ी नजर न आ सके। पुलिस ऑफिसर्स फिर भी सुकून से उसका पीछा करते रहे। आखिरकार एवन हाईवे से उतरकर स्ट्रीट्स में चला गया। फिर कहीं से 18 व्हीलर ट्रक एवन की कार से टकराया। एवन जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरा और काफी ज्यादा बुलेट्स ऑफिसर्स पर चलाईं। ऑफिसर्स ने भी गोलियां चलाईं और एवन को कई बुलेट्स लगीं और एवन वहीं पर मर गया। All 15 designated vehicle stop. 400. उसकी गाड़ी से काफी ज्यादा सबूत मिले, जिसमें गार्ड की यूनिफॉर्म, टॉम क्लेमेंट्स के घर का एड्रेस, प्रिजन सिस्टम की डिटेल्स और दूसरे प्रिजन ऑफिशियल्स की हिट लिस्ट थी। ये अथॉरिटीज के लिए रेड फ्लैग था, जैसा कि 7 हफ्ते पहले ही किसी को शूट किया गया था। 31 जनवरी 2013 एवन के जेल से रिलीज होने के 3 दिन बाद काउफमैन काउंटी के डीए को कोर्ट हाउस के बाहर गोली मारी गई। We've got a gentleman on Grove Street and Madison that just got shot. ऑफिसर्स जल्द ही सीन पर पहुंचे और उसे सीपीआर देने लगे। 5 मिनट बाद मेडिकल टीम भी वहां पहुंच गई। ये विक्टिम 57 साल का मार्क हैस था जो कि चीफ असिस्टेंट डीए था। मार्क को एम्बुलेंस में डाला गया। हॉस्पिटल पहुंचाने के थोड़ी देर बाद वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। इस शूटर की वजह से कोर्ट हाउस को 1 दिन के लिए बंद करना पड़ा। पुलिस इस पूरे एरिया को सर्च करने लगी। विटनेसेस ने बताया कि शूटर ने ब्लैक ड्रेसिंग की थी और उसका फेस भी कवर हुआ था। वो सिल्वर कलर की गाड़ी में बैठकर यहां से चला गया। एक विटनेस ने मार्क के आखिरी वर्ड्स भी बताए कि वो शूटर को सॉरी बोल रहा था। ऑफिसर्स को लगा कि मार्क को किसी क्रिमिनल ने ही मारा है। इस वाक़े पर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी माइक मैक्लेलैंड ने एक पब्लिक स्टेटमेंट दी। इस स्टेटमेंट में उसने कहा कि इसके पीछे जो भी है, जहां पर भी छुपा है, वो उसे ढूंढ लेंगे। Mike McClelland, I'm the criminal district attorney for Kaufman County. We lost a really, really good man. I hope that the people that did this are watching because we're very confident that we're going to find you, we're going to pull you out of whatever hole you're in, and we're going to bring you back and let the people of Kaufman County prosecute you to the fullest extent of the law. जब एवन की डेथ हुई तो माइक और उसकी टीम को लगा कि उन्हें जो एविडेंस मिले थे वो उससे पूरे क्रू का पता लगा सकेंगे। उन्हें क्या पता था कि माइक ही इस हिट लिस्ट का अगला विक्टिम है। अनफॉर्चुनेटली माइक और उसकी वाइफ सिंथिया दोनों को जल्द ही शूट कर दिया गया।
Mike McClellan and his wife Cynthia have been found shot to death. It is the second shooting of a prosecutor in the small Texas town this year, coming just 2 months after Assistant District Attorney Mark Hasse was shot dead outside the local courthouse on his way to work. 30 मार्च 2013 जब फ्रेंड्स और फैमिली माइक से कोई कांटेक्ट नहीं कर सके तो वो उसके घर गए। उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा खुला है और जैसे ही वो अंदर एंटर हुए वहां पर बुलेट्स के शेल पड़े थे। वो जल्दी से लिविंग रूम में गए तो वहां सिंथिया ब्लड में गिरी हुई थी। थोड़ा आगे जाके उन्होंने देखा कि माइक की बॉडी पर कई बुलेट्स मारी गई हैं। इस कपल को बहुत बुरे तरीके से मारा गया। अथॉरिटीज जल्दी से सीन पर पहुंची और पूरी रात इन्वेस्टिगेशन करती रही। माइक के घर सिक्योरिटी सिस्टम था जो कि घर में हर मूवमेंट को डिटेक्ट करता। सारी मूवमेंट 6:42 के बाद बंद हो गई। इसका मतलब ये था कि शूटिंग उसके बाद ही की गई। जल्द ही ये न्यूज़ फैल गई और हंड्रेड्स ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स एविडेंसेस ढूंढने लगे। संडे की रात 911 को एक अननोन नंबर से कॉल आई। उसमें उसने जज ब्रूडवुड से रिस्पांस देने के लिए कहा। साथ ही साथ उसने उन्हें 48 घंटे दिए। Only a response from Judge Bruce Woods will be answered. You have 48 hours. इस पर लॉ इन्फोर्समेंट ने उसे आंसर किया और कहा काउंटी का जज उसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है। फिर 12 घंटे बाद उसने दोबारा से लॉ इन्फोर्समेंट को बताया कि जज वुड्स को काउफमैन के 4 मेन जजेज में से एक का रेजिग्नेशन ऑफर करना होगा। अगर वो उसकी बात मानेंगे तो इस वीक किसी को भी शूट नहीं किया जाएगा। उन्हें फ्राइडे तक का टाइम दिया गया। लॉ इन्फोर्समेंट को समझ नहीं आ रही थी कि ये मिस्टीरियस पर्सन कौन हो सकता है। उनकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक एवन एक प्रिजन गैंग का मेंबर था और उनके ख्याल से कॉलर भी इसी गैंग से बिलोंग करता होगा। Abel was a member of the white supremacist prison gang called the 211 Crew. In recent years, experts say ultra-violent white supremacist prison gangs like the 211 Crew and the much larger Aryan Brotherhood, the subject of this National Geographic investigation, have expanded their criminal enterprises outside the prison walls, selling drugs and running guns, all directed from behind bars. They devised all kinds of codes, so they might send out a letter that looks like a quite benign letter but is actually directing a hit or some other kind of criminal activity. Still, experts say it is extremely rare for prison gangs to kill top officials. पुलिस जल्द से जल्द सिंथिया और माइक के शूटर को ढूंढना चाहती थी। उन्होंने उनके घर के इर्द गिर्द सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया। उन्हें इन फुटेजेस में एक गाड़ी स्ट्रीट से तेजी से जाती हुई नजर आई। दूसरे इन्वेस्टिगेटर्स मार्क और माइक के पिछले केसेस को देख रहे थे। इन केस फाइल से एक नया सस्पेक्ट सामने आया जो कि फॉर्मर जज था और उसका नाम था एरिक विलियम्स। 2011 में एरिक को चोरी के इल्जाम में अरेस्ट किया गया। उसने आईटी डिपार्टमेंट से 3 कंप्यूटर्स चुराए। जब कोर्ट हाउस के आईटी से एरिक कंप्यूटर चुरा रहा था तो वो भूल गया कि वहां पर कैमरे लगे हैं। उसे अरेस्ट करने के बाद क्वेश्चनिंग के लिए इंटेरोगेशन रूम में लाया गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने उसे उसके राइट्स बताए। उससे जब इस चोरी के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि उसे कुछ चीजें उनमें इम्प्रूव करनी थी, इसलिए वो कंप्यूटर ले गया। उस पर इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कि उसने कोई भी रिक्वेस्ट नहीं दी। वो एजुकेटेड पर्सन है और उसे ये सारी बातें सही से पता हैं। वो सिंपली आईटी डिपार्टमेंट में जाकर उनसे वो मॉनिटर्स ले सकता था। You're an attorney, you're a judge, so you know this. What does that do? I know you gotta read. It's been an ongoing kind of thing where I tell the IT people, look, that I need to keep improving things. I understand, but you hadn't put any kind of written request, nothing like that's been documented. No, nothing like that. I don't think that you actually believe, I mean, you're an educated person. I see your class ring on your finger, that you can just walk into the ID department and say, I need a monitor, I'm taking that one. I mean, there's places that do that. Places being here in Coleman County or? Well, I mean, there's businesses that, yeah. एरिक पर चार्जेस लगाए गए और उसका केस ट्रायल पे चला गया। जिन जजेस ने उसका केस संभाला वो माइक मैक्लेलैंड और मार्क हैसे थे। एरिक को गिल्टी माना गया और उसे 2 साल के लिए प्रोबेशन पर रखा गया। इससे उसकी पोजीशन पर काफी इफेक्ट पड़ा। ये जानने के बाद पुलिस उससे कांटेक्ट करने लगी, लेकिन उसने अपने लॉयर के कहने पर इन्वेस्टिगेटर से बात नहीं की।
एरिक को मीडिया से बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने सबके सामने मार्क और माइक की डेथ पर अफसोस शो किया। उसने ये भी कहा कि इसमें उसकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसके बावजूद भी इन्वेस्टिगेटर्स के लिए वो एक प्राइम सस्पेक्ट था। हैरत की बात यह थी कि वो कार जो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में माइक के घर के आसपास देखी वो एरिक के पास नहीं थी। 11 अप्रैल 2013 माइक और सिंथिया के मर्डर के 12 दिन बाद एरिक अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट करने के लिए माना। डिटेक्टिव्स उसी वक्त एरिक के घर की तरफ निकल गए ताकि उससे इंटरव्यू कर सकें। एरिक से जब इन मर्डर्स में इन्वॉल्वमेंट का पूछा गया तो उसने इस बात से इनकार कर दिया। And you understand why your name pops up? Absolutely. Well, did you have anything to do with it? No, absolutely not. एरिक ने यह भी बताया कि उसके पास 16 फायर आर्म्स हैं। उसकी ये बात काफ़ी अजीब थी क्योंकि वो मुजरिम था, इसलिए फायर आर्म्स रखना उसके लिए इल्लीगल था। उसकी परमिशन से उसके घर को सर्च किया गया। सर्च के दौरान उन्हें वहां से कई गन्स मिली और साथ ही साथ टेजर भी मिला। ये टेजर नाइट विजन के लिए यूज किया जाता है। सब एविडेंसेस को देखते हुए उसके घर का प्रॉपर सर्च वारंट निकाला गया। अगले दिन 12 अप्रैल 2013 FBI और काफमैन काउंटी उसके घर की पूरी सर्च करने लगे। इस सर्च के दौरान वहां से बहुत कुछ मिला, बल्कि उनकी उम्मीद से भी ज्यादा उन्हें एविडेंस मिले। गैराज में कैबिनेट के अंदर उन्हें एक व्हीकल का रजिस्ट्रेशन पेपर मिला, इस कार का जो सीसीटीवी फुटेज में माइक के घर के आसपास देखी गई। उसके अलावा उन्हें वहां एक पेपर पर अकाउंट और पासवर्ड लिखा हुआ मिला। जब उन्होंने इस अकाउंट को एक्सेस किया तो उन्हें पता चला कि जो कॉल लॉ इन्फोर्समेंट को मिस्टीरियर पर्सन ने की थी वो एरिक ही था। Not unreasonable, but we will not be stopped. एरिक पर और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें एक और पर्सन के बारे में पता चला जिसका नाम रॉजर था। वो और एरिक आपस में फ्रेंड्स थे। जब उसे एरिक के घर सर्च का पता चला तो उसने लॉ इन्फोर्समेंट को कॉल करके कुछ बताया। उसने बताया कि एरिक ने उससे स्टोरेज यूनिट 2012 में रेंट पर लिया, उन्हें वहां जाकर भी चेक करना चाहिए। 13 अप्रैल 2013 पुलिस ने उस यूनिट को सर्च किया। उन्हें वहां से वही गाड़ी मिली, साथ ही साथ पुलिस यूनिफॉर्म, बैजेस और बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा वेपन्स जिनमें नाइव्स, क्रॉसबो, काफ़ी ज़्यादा गन्स और एमुनिशंस थे। इन सब चीज़ों को टेस्ट करने के लिए भेज दिया गया। रिजल्ट आने के बाद पता चला कि वहाँ पर पड़ी बुलेट्स वैसी ही थीं जैसी माइक और सिंथिया की बॉडी से मिली। हैरानी की बात यह थी कि जिस वेपन से गोली चलाई गई वो वहाँ से नहीं मिला। 18 अप्रैल 2013 एरिक पर 3 मर्डर्स का चार्ज लगाया गया। दिसंबर 2014 में उसका ट्रायल चला। This is my chance to tell you the story of the murders of Mike and Cynthia McClellan. He sent an email into law enforcement claiming credit for the murders, thinking law enforcement would never figure it out. इस ट्रायल में सीसीटीवी फुटेज को भी एज एविडेंस शो किया गया। उन्होंने बताया कि 6 बजे एरिक की गाड़ी फैसिलिटी में एंटर हुई और 12 मिनट बाद वहां से निकली। 6:42 पर माइक और सिंथिया को मारने के बाद गाड़ी दोबारा स्टोरेज यूनिट में आई। उसके कुछ टाइम बाद इस स्टोरेज यूनिट से एरिक की अपनी SUV निकली। एरिक के लायर ने यह बात मानने से इनकार कर दिया कि उसने ये मर्डर्स किए हैं। इन तमाम मर्डर्स में कोई भी आई विटनेस नहीं था और सिर्फ सीसीटीवी फुटेज और दूसरी गन्स मिलने पर उस पर यह शो नहीं होता कि वो मर्डर है। Williams did not commit these murders. There is no known murder weapon in this case. इन्वेस्टिगेटर्स ने कई ज्यादा एविडेंसेस दिए और आखिरकार उसे गिल्टी माना गया। एरिक की वाइफ ने कोर्ट में बताया कि उस दिन उसके हस्बैंड ने लॉ इन्फोर्समेंट की तरह ड्रेसअप किया। वो माइक को मारना चाहता था लेकिन सिंथिया भी वहां मौजूद थी, इसलिए उसने उसे भी मारा ताकि कोई विटनेस न रहे। उसकी वाइफ ने यह भी बताया कि उन्होंने गन से भरा हुआ बैग लेक में फेंका। इस लेक को कई दिन सर्च करने के बाद उसकी बॉटम से उन्हें एक बैग मिला। इस बैग में गन्स के साथ साथ वो मास्क था जो एरिक ने मार्क हैसे को मारते वक्त पहन रखा था। इस मास्क में 2 गन्स थीं। इनमें से एक गन से मार्क को मारा गया।
इसके अलावा एरिक ने दूसरे जजेस को मारने का भी प्लान बनाया था। आखिरकार 17 दिसंबर 2014 को एरिक को सजाए मौत सुनाई गई। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें।